तो फिर देश भर की राजनीति से वो यहाँ पर कहीं न कहीं आइसोलेट होती हुई नज़र आ सकती हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद उभरता हुआ चेहरा है, ज़मीनी स्तर से जो है लड़ाई लड़ मौका मिले तभी तो आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की बात करें और सहयोगी दलों में अनुप्रिया पटेल की बात करें, संगठन को मजबूत करना है, अपनी सक्रियता है वो दोबारा कह सकते हैं बनानी होगी। उसके बाद मायावती को हराना इतना आसान आज़ाद के लिए होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। मौजूदा सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी सियासी वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही है और देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती और चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दोनों यहां पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगे। क्या मायावती आम चुनाव में बड़ी हार का सामना करने के बाद उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करती हुई नजर आएंगी? क्या मायावती आकाश आनंद के वापसी करने के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करती हुई नजर आएंगी, मजबूत करती हुई नजर आएंगी? अब इस मुद्दे पर तमाम न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे क्या कुछ मायावती का सियासी भविष्य आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहने वाला है। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरह से मायावती आम चुनाव में करारा झटका झेलने के बाद अब उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार सियासी मैदान में उपचुनाव में लड़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ लगता है पहली बार बाजी मारती हुई नजर आएंगी उपचुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो खैर मायावती का एक समय बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं कि जो रसूख है वो रहा है। लगातार उन्होंने सरकारें बनाई हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके तमाम सारे जो कह सकते हैं कि सांसद रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व नहीं रहा है, जाहिर बात है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी राजनीति उत्तर प्रदेश में की है। लेकिन देखिए मनीष की 2012 के बाद से लगातार उनकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। उसके कई कारण हैं जिसमें खुद मायावती भी इसके कारण अपने आप में बनती है कि उन्होंने जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष 2012 से पहले किया वो 2012 के बाद में करना बंद कर दिया। और यही बात आज़ाद ने भी अपने कई स्टेटमेंट बार बार उठाई है कि मायावती जिस तरह से राजनीति करती थी, ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों से मिलती थी, लोगों के सुख दुख में भागीदारी होती थी, उन्होंने 2012 के बाद से वो सब करना बंद कर दिया। लेकिन आज़ाद को अगर आप देखिए तो 2013-14 के बाद से लगातार वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। कई जगहों पर ऐसी जगह भी पहुंचे जहां पर पहुंचना नामुमकिन था या उनको रोका गया, लेकिन फिर भी वहां पहुंचते लोगों का की हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आते हैं। चाहे आप हापुड़ का मामला है उसकी बात कर लीजिए, कुछ दिनों पहले रामपुर में जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, या दिल्ली में जो रविदास मंदिर को लेकर जो उन्होंने पूरे की पूरी मुहिम चलाई। तो ऐसे कई सारे मौके आए जब आज़ाद ने अपने आप को साबित किया। वही मायावती लगातार घर में कह सकते हैं बंद होती रहीं और ट्विटर के जरिए तमाम अपनी भावनाओं को जाहिर करती रहीं। लेकिन देखिए, राजनीति में आपको ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में भागीदार होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति का ये परम कर्तव्य है कि आप सिर्फ चुनाव जीत कर घर नहीं बैठ सकते, आपको लगातार लोगों के बीच में बना रहना होगा। और आज़ाद को अगर देखा जाए अभी भी तो नगीना से 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे वीडियो ऐसे आते रहते हैं कि कभी किसी घर पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पे नज़र आते हैं। तो ये एक एक्टिव जो नेता होता है उसकी निशानी होता है कि आप लोगों के बीच में बने रहें, लोगों के सुख दुख में आप पहुँचें ताकि लोग आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखें। और यही कुछ मायावती ने नहीं किया। लेकिन एक बार फिर से अगर आप देखें तो जिस तरह से बीते 2-4-6 महीने से लगातार मायावती एक्टिव हुई हैं, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में भी वो कहीं ना कहीं चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने की बात करती हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमाने की बात करती है। तो यहाँ पर अपने आप को फिर पुराने तौर पर वो सक्रिय करना चाहते हैं। और साथ में आकाश आनंद जो लगातार अपने भाषण की वजह से चर्चाओं में रहे हैं, हो सकता है कि बुआ भतीजे की ये जोड़ी एक बार फिर से बसपा को उत्तर प्रदेश में और तमाम देश में रिस्टैब्लिश करने में कामयाब हो पाए। जी सर, अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण पहली बार नगीना से लोकसभा चुनाव में उतरे और वहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो क्या अब उनको अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए और मायावती का साथ यहां पर अगर ले लेते हैं तो क्या दोनों ही पार्टियों के लिए भविष्य जो काफ़ी सुनहरा हो सकता है? देखिए मनीष, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक आध सीट आप जीत जाते हो। कई बार निर्दलीय लोग भी चुनाव जीत जाते हैं, पप्पू यादव चुनाव जीत गए, ऐसे कितने लोग हैं जो निर्दलीय होकर भी चुनाव जीतते। लेकिन एक पार्टी लेवल पर आपके अलावा
ऐसा कौन सा नेता है जिसकी पहचान अब तक आज़ाद समाज पार्टी में हो। आप ही से अगर मैं जानना चाहूँ तो आज़ाद के अलावा शायद ही पार्टी में आपको दूसरा कोई बड़ा नाम याद हो, लेकिन मायावती के पास ऐसे नेताओं की फौज रही है, ऐसे कई नाम रहे हैं जो मायावती के साथ में लंबे समय तक काम करते रहे हैं और सरकारों में आते रहे हैं। तो यही दोनों के अंदर फ़र्क है कि ज़मीनी स्तर पर जो संगठन है वो अभी भी बीएसपी का बहुत मजबूत है। बस बीएसपी को लोगों के पास तक पहुंचना है और संगठन को मजबूत करना है, अपनी सक्रियता है वो दोबारा कह सकते हैं बनानी होगी। उसके बाद मायावती को हराना इतना आसान आज़ाद के लिए होने वाला नहीं है। इसी जुगत में आप देखिए कि आज़ाद कभी आज़म खान की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे तमाम लोगों के पास जाते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं इसका जो राजनीतिक फ़ायदा वो मिलता हुआ नजर आ जाए। वहीं बसपा लगातार ये बात कहती रही कि भाई हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमारे पास जो वोटर्स हैं अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में 20-22% जो दलित वोटर है, इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर है वो दोनों मायावती के साथ रहा है। अब अगर दोनों वोटर मायावती को कह सकते हैं एक बार फिर उनकी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जीत दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मायावती ने जो जातीय समीकरण उसको साधने का जो फॉर्मूला है वो मायावती से बेहतर शायद ही कोई आजमाता हुआ नजर आए, क्योंकि 2007 में उन्होंने चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कह सकते हैं दलित वोट हो, चाहे ओबीसी हो, उन्होंने सबको साथ कर कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण बहुमत की सरकार में लेकर आई थी। और हो सकता है एक बार फिर मायावती उसी राह पर चलती हुई नजर आए और एक बार फिर से बीएसपी को दोबारा रिस्टैब्लिश करती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती बीएसपी का खोया हुआ सियासी वर्चस्व दोबारा लौटाने में कामयाब होती हैं, और ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति मायावती के लिए आने वाले उपचुनाव को लेकर रहने वाली है, और अगर उपचुनाव में कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहती हैं तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां करती हुई नजर आएंगी। अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जो माहौल देखा जा रहा है उसके मुताबिक क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ अगर आ जाते हैं, चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि यहाँ पर जन का विश्वास भी उनके प्रति बढ़ता हुआ नजर आया। चाहे लोकसभा में खड़े होकर वो मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हों, चाहे यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रहे हों, चाहे दलितों पर हुए अत्याचारों को लेकर उनका उजागर करते हुए इंसाफ पाने की बात करते हैं, तो वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो एक ही जनाधार पर चलती हैं। इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व ही इसी आधार पर हुआ है कि वो पिछड़े वर्गों के बारे में, दलितों को लेकर, उनके उत्थान को लेकर कोई फैसला ले सके, कोई निर्णय ऐसा ले सके ताकि ना सिर्फ उच्च जाति के लोग, ना सिर्फ तमाम और वर्ग के लोग आगे बढ़ें बल्कि इनको भी मौका मिले। तभी तो आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की बात करें और सहयोगी दलों में अनुप्रिया पटेल की बात करें तो वो खुद आरक्षण की मांग करते हुए नजर आती हैं। नौकरियों में किस तरीके से SC/ST वर्ग के लोगों को लेकर, ओबीसी वर्ग को लेकर यहाँ पर नौकरियों की बात करती हैं, आरक्षण मिलना चाहिए। इसी के साथ देखा जाए तो जब भी कुछ भी अत्याचार होता है, चाहे यौन शोषण का मामला हो, चाहे किसी की भी जाति को लेकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहते हैं। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि खुद आगे आकर, चाहे उन्हें जेल में भी जाना पड़े, चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और यही स्थिति है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब मायावती के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं और दलितों का वोट बैंक अब लगभग उनके प्रति नजर आता है। इसलिए मायावती को अगर अपनी पार्टी के अस्तित्व को फिर से उजागर करना है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम इस साल रहा और पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात की जाए तो बसपा ने बिल्कुल ही अपना खाता तो यहाँ पर बंद ही कर दिया। इसलिए गठबंधन की तो जरूरत मायावती को पड़ेगी और इसलिए उपचुनाव में पहली बार मायावती की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। देखना यही होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हाथ मिलाएंगे या नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो पहले से ही ये ऐलान कर दिया था कि वो मायावती के साथ आना चाहते हैं। वो तो ये भी ऐलान करते हुए नजर आए थे कि अब मायावती को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, पार्टी का उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं किसी और को बना देना चाहिए। लेकिन अब मायावती जिस तरीके की राजनीति कर रही है, चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन, अब मायावती फैसला लेंगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल अभी भी बना रहेगा जब तक विधानसभा चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले मायावती कोई फैसला नहीं लेती हैं तो।
जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में ये बड़ा एक सवाल बना रहेगा, उपचुनाव से पहले अगर मायावती कोई डिसीजन लेने में यहाँ पर सक्षम नहीं होती हैं। और अब अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से रहेगा। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरह से मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, नगीना से जीत दर्ज करते हैं और मायावती का जो सियासी वर्चस्व है वो काफ़ी मजबूत रहा है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ सालों से यहाँ पर सियासी वर्चस्व उनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या दोनों मिलकर अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव थोड़ा खतरे भरा हो सकता है? बिल्कुल, मायावती जो है दलित वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति मानी जाती रही है। लंबे समय से करीब 50 सालों से वो राजनीति में सक्रिय हैं और दलितों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से उनकी पार्टी का जो पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिरा है वो वाकई में कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। मायावती इस पर लगातार सोच विचार कर रही है। 23 जून को भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो वाकई में कहीं ना कहीं मायावती को भी इस चीज़ की यहाँ पर चिंता सता रही है कि उत्तर प्रदेश का किला यदि कमजोर हुआ तो फिर देश भर की राजनीति से वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइसोलेट होती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद उभरता हुआ चेहरा है। ज़मीनी स्तर से जो है लड़ाई लड़ी है, वहाँ से तमाम आंदोलनों में यहाँ पर लाठियाँ खाई है और उसके बाद लोगों में पहचान बनाकर लोगों को विश्वास जीता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद चाहेंगे कि यदि वोट बैंक एकजुट रहे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन मायावती के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये है कि इस वक्त उनके पास कोई विधायक या फिर सांसद उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर वो लगातार यहाँ पर सवालों के घेरे में भी है और बैकफुट पर भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में मायावती यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही हूँ। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जिस तरह पहली बार उतरती हैं और यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती हैं, और अगर यहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं तो आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी मायावती किस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आएंगी। क्या आजाद यहाँ पर मायावती को करारी टक्कर देते हुए नजर आएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।